फ्रेंड्स, राजटेक की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फोर्थ ग्रेड कर्मचारी की एम्प्लॉय आईडी कैसे जनरेट करें, जनरेट करने के बाद में हमें किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, इसके आगे जो सामान्य रूप से दिमाग में ख्याल आता है कि हमारा जो पेमेंट है, हमारी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी, कैसे बनेगी, क्या कटौती होगी, क्या नहीं होगी, इन सब के बारे में हम जानकारी इस बार प्राप्त करेंगे। तो देखिए, सीधा टॉपिक पे आते हैं हम। हमें सबसे पहले पता करना है अपना बेसिक पे कितना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अपनी एक स्लेब होती है राजस्थान ग्रेड पे स्लेब, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ये राजस्थान की जो स्लेब है, तो इसके अंदर, इस टेबल के अंदर क्या है, ये अपन कहीं भी गूगल पे कहीं भी राजस्थान पे मैट्रिक चार्ट वगैरह डाल के अपन सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाती है। क्रोम पे डालते ही आपको अवेलेबल हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो कर्मचारी हो वो लेवल 2 के कर्मचारी हो, यहाँ पे L2 लिखा हुआ है रेड अक्षर में। लेवल 2 के आप कर्मचारी हो, जिसमें जो पहला ही पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है 17,900, L2 के जस्ट नीचे लिखा हुआ। तो जो कर्मचारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनकी प्रोबेशन के बाद, प्रोबेशन में नहीं, प्रोबेशन के बाद 17,900 रुपए बेसिक होगी। शुरुआती जो सैलरी है, बेसिक सैलरी, उस वो 17,900 होगी। तो प्रोबेशन में कितनी होगी? प्रोबेशन में जो बेसिक सैलरी होती है उसका लगभग 70% मिलता है। बात करें 17,900 का 70% निकालते हैं तो 12,530 रुपए के समथिंग आता है। यानी कि राउंड फिगर में बात करें तो 12,600 रुपए के आसपास अपना जो मूल वेतन है वो होता है। 12,600 रुपए प्रोबेशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के। ठीक है, ये आपका जो पहला डाउट था वो क्लियर कर दिया है। आप अगर टेबल में देखो और ये सोचो कि मेरे तो 17,900 है, मुझे 12,600 ही क्यों मिल रहे हैं, तो प्रोबेशन में जो बेसिक होती है प्रोविज़न के बाद की, उसका लगभग 70% अपने को मिलता है, राउंड फिगर में निकाल के। तो राउंड फिगर में निकालेंगे तो 12,600 के समथिंग ही आता है। तो 12,600 अपने को मिलेंगे मूल वेतन, यह चीज़ प्रोविज़न में 2 साल के अंदर। और इसके अंदर कुछ कटौतियाँ भी होंगी, वो भी अपन आगे देखेंगे क्या-क्या होगा। और उसके बाद में अपने को इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, वो भी अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। अपना सेकंड टॉपिक है, प्रोबेशन में सैलरी कैसे मिलती है। प्रोबेशन में आपको देखो 17,900 पूरी सैलरी मिलेगी नहीं, आपको 12,600 रुपए सैलरी मिलेगी, जो बेसिक है। इसमें नियमानुसार कुछ कटौतियाँ भी हो जाती हैं। एसआई, जीपीएफ 2004 और इसके अलावा आरजीएसएस की कटौती भी होती है, जो मेडिकल सुविधा है अपनी। तो ये अपनी कुछ कटौतियाँ होती है जो अपने को ध्यान रखनी ज़रूरी होती है प्रोबेशन के अंदर। ठीक है? तो इनकी भी एक स्लैब निर्धारित होती है, एसआई की एक स्लैब होती है, लेकिन प्रोबेशन में तो ये निश्चित कर दिया गया है, अगर प्रोबेशन में अभी जैसे आपने अभी जॉइन किया है, तो आपके अब जो भी 2027 में मार्च आएगा, ठीक है ना? उस मार्च से आपके 800 रुपए प्रोबेशन में एसआई के कटौती की जाएगी, 800 रुपए हर महीने। प्रोबेशन के बाद में जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में भी एसआई की कटौती चलती है। तो उसके बाद में अपने को फर्स्ट डिक्लेरेशन, फर्दर डिक्लेरेशन भर के और हमें आगे से आगे हर मार्च में हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपनी कटौती का सिस्टम हो गया एसआई का। जीपीएफ में भी स्लैब चलती है, आरजीएचएस में भी स्लैब चलती है, जितनी बेसिक उसी के अनुसार अपनी कटौती। ठीक है ना? तो एसआई की जैसे मिनिमम 800 कटेगी, लेकिन अभी नहीं कटेगी, वो आपके अगले मार्च 27 से स्टार्ट होगी। आरजीएचएस है वो आप प्रोबेशन में हो, आपके 12,600 बेसिक है, बहुत ही कम बेसिक है, तो इसके अनुसार आपके लगभग 275 रुपए के आसपास आरजीएचएस कटेगा अकॉर्डिंग टू स्लैब। ठीक है? इसी तरह से अपने जीपीएफ आएगा तो जीपीएफ भी लगभग इतना ही कटेगा, साढ़े 1400 रुपए के आसपास का। तो अपने को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अपनी जो कटौती है वो इसी के अनुसार होगी। कटौती एक बार जब आपका बिल प्रोसेस हो जाए, तो एक बार आप अपना बिल ज़रूर चेक कर लें कि अपनी कटौती किसकी कितनी हो रही है, और उस कटौती को ध्यान में रखते हुए आगे वाले बिलों को ध्यान में रखें कि अपना पेमेंट कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है, डीडीओ साहिबान जो हैं, वो क्या कर देते हैं कि प्रोबेशन में जैसे मान लो किसी की बेसिक कुछ है और प्रोबेशन के अनुसार उसका आरजीएचएस कुछ कटना है, जबकि प्रोबेशन के बाद में जो बेसिक है उसके अनुसार उसका आरजीएचएस कुछ और कटना है। जैसे आपके केस में बात करें कि 17,900 आपकी प्रोबेशन के बाद की बेसिक है, तो 17,900 का आधार मान करके कटौतियां करते हैं। और कई क्या करते हैं, 12,000 जो 600 बेसिक है प्रोबेशन में, उसको आधार मान करके कटौती करती है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। तो आपकी कटौती बेसिक के अनुसार होती है, वो आप
स्लैब के अनुसार चेक कर लें कि 12,600 के अनुसार हो रही है या 17,900 के अनुसार हो रही है, उसमें आपको कोई नुकसान है नहीं, ठीक है ना? तो इसके अनुसार अपनी सैलरी बन जाएगी। अब हम आगे बात भी करेंगे, अभी देखेंगे प्रैक्टिकल करके भी, एक एग्जाम्पल के द्वारा भी, कि कितना कटने के बाद कितना मिलेगा। इसके बाद में आता है डीए, महंगाई भत्ता कैसे जुड़ता है। डीए आपके अभी मिलेगा नहीं, मैंने बताया कि आपको डीए और एचआरए, महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता, अभी आपको मिलेगा नहीं। डीए की प्रोसेस क्या होती है, डीए प्रोबेशन के बाद में मिलता है, डीए और एचआरए दोनों ही प्रोबेशन खत्म होने के बाद में आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे आपका स्थायीकरण वेतन नियतन का आदेश जारी हो जाते हैं, उसके बाद में आपको पूरा पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में अपने पास डीए क्या होता है, डीए की खासियत क्या होती है, डीए हर 6 महीने में बढ़ता है, कभी 2%, कभी 3%, कभी 4% भी बढ़ता है। हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहता है। जैसे प्रेजेंट में डीए अपना 60% चल रहा है, ठीक है ना? तो ये डीए फिर बढ़ेगा, अब 2%, 3% कब बढ़ेगा? तो ये जनवरी से जुलाई में एक बार बढ़ता है, फिर आगे अगस्त से दिसंबर तक एक बार बढ़ता है। ऐसे 6-6 महीने में बढ़ता है। जनवरी से जून में बढ़ गया और फिर जुलाई से दिसंबर तक बढ़ गया। अब इसके बढ़ने की भी एक खासियत होती है। ये जो बढ़ता है, तो जैसे मान लो इसको जनवरी में बढ़ना था, जैसे अभी की बात कर रहे हैं हम, वही जुलाई में बढ़ता है, तो जुलाई में इसको बढ़ना था। लेकिन जुलाई में अभी जैसे 60% चल रहा है, ये बढ़ा नहीं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग सितंबर तक ये 60 ही चलेगा। फिर अक्टूबर से हो सकता है हमारे लिए अगर बढ़ जाता है तो ये 62 भी हो जाए, 63 भी हो जाए, 64 भी हो जाए। तो जो 3 महीने का अपने को कम मिला है, वो अपना जीपीएफ खाते में अपने आप जमा हो जाता है, अपने को बिल बना के जमा करा के डालने पड़ते हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हर साल जुलाई और जनवरी में एक इंक्रीमेंट लगता है, जिससे सैलरी लगभग 3% बढ़ जाती है अपनी वजह से। तो अपने पास 2 तरीके के प्लस पॉइंट होते हैं। एक तो हर 6 महीने में डीए बढ़ रहा है, लगभग 2%, 3% एवरेज अपन मान लें 3% के हिसाब से। तो 6% तो वैसे हो गया, 3% अपने लगभग इंक्रीमेंट का हो गया, तो हर साल लगभग 9% के आसपास अपनी सैलरी बढ़ जाती है। ठीक है? अब बाद में इसके बाद में बात करते हैं महँगाई भत्ता। तो महँगाई भत्ता भी देखो प्रोबेशन के बाद ही मिलेगा। लेकिन ये अलग-अलग कैटेगरी में होता है, एक्स-वाई-जेड श्रेणी की होती है, जो सिटी में लगते हैं वो अलग श्रेणी में आते हैं, गाँव वाले अलग श्रेणी में आते हैं। तो जो ग्रामीण इलाके में लगे हुए हैं, उनको एचआरए जो है वो 10% मिलेगा, प्रोबेशन के बाद में अभी 10% चल रहा है। लेकिन जो सिटी में लगेंगे उनको 20% मिलेगा, जस्ट डबल। जो बेसिक होता है उसका जस्ट डबल मिलता है। ठीक है ना? इस बारे में भी हम बात करेंगे। इसके बाद में हम लोग आते हैं एसआई, जीपीएफ और एनपीएस की कटौती। तो एनपीएस अभी है, तो एनपीएस की कटौती नहीं होगी। इसके बाद में एसआई और जीपीएफ की कटौती के बारे में अपन ने बात कर ली, साथ में आरजीएसएस कटौती के बारे में भी अपन ने बात कर ली। ठीक है? आरजीएसएस अपनी सुविधा कटौती अपन ने कर ही ली। इसके बाद में होता है पहली सैलरी कब मिल सकती है। तो देखो इसका ये डिपेंड करता है आपके डीडीओ साहब पे, जो आपकी सैलरी बनवाते हैं, उन पे डिपेंड करता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे मान लो आपने जॉइन कब किया है, एक तो वो प्रोसेस देखनी होती है। आपने सैलरी बिल बनने के बाद में जॉइन किया है या आपने पहले जॉइन कर लिया। अगर आप महीने के स्टार्टिंग में जॉइन कर लेते हैं, तो टाइम पे आपकी एम्प्लॉय आईडी भी बन जाती है, और एम्प्लॉय आईडी बनने के साथ-साथ आपका पेमेंट भी बनाया जा सकता है टाइम पे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके डीडीओ पे डिपेंड करती है कि आपकी आईडी कब जनरेट हो रही है, कब आपका बिल प्रोसेस करवाया जा रहा है। तो वैसे आईडी जनरेट होने के बाद बिल प्रोसेस करवाना ईज़िली हो जाता है। ऐसा हार्ड एंड फास्ट काम कोई है नहीं। ठीक है? अगर चाहें तो आराम से ईज़िली हम लोग 5-10 दिन में बिल प्रोसेस करवा सकते हैं। इसके बाद में है जॉइनिंग महीने की सैलरी कैसे बनती है? अब समस्या ये होती है कि जॉइनिंग महीने की सैलरी कैसे मिलेगी? जैसे मान लो हमने उदाहरण यहाँ पे ले रखा है, 15 तारीख को अपन ने जॉइन कर लिया, 15 जुलाई को अपन ने जॉइन कर लिया, और 15 जून को जॉइन करने के बाद में हमारे क्या हुआ कि अगस्त में अपना पेमेंट बनेगा पहला, तो अगस्त में हमारा फुल पेमेंट पहला बन गया। पहली सैलरी हमारी अगस्त वाली जो सितंबर में हमें मिलनी थी वो आ गई। अब जो 15 जुलाई से 31 जुलाई तक का पेमेंट था वो कब मिलेगा? तो आपका जैसे पहला पेमेंट बन जाता है, आप उसके जस्ट दूसरे ही दिन उस बिल को प्रोसेस करवा सकते हो। 15 दिन के बिल पार्शियली पे बनता है, वो आप बना सकते हो, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल ईजिली वही डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं, जिसके अंदर अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर होता है, ज्वाइनिंग एप्लीकेशन होती है, सालांतरण का कार्यग्रहण होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं। ये सब चीज़ें हमें लगानी होती है, बिल आसानी से बन जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि इंक्रीमेंट लगने के बाद क्या-क्या बदलाव आएँगे। देखिए इंक्रीमेंट होता है वो हर वर्ष जुलाई में लगता है विशेष रूप से, और अभी नियमों में संशोधन के अनुसार जनवरी में भी इंक्रीमेंट लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको 6 महीने होने के बाद, प्रोबेशन के बाद में आपकी 6 महीने की सर्विस
पूरी होने के बाद आपके पहले जुलाई आ रहा है, जनवरी आ रहा है, उस हिसाब से आपका इंक्रीमेंट लगता है। जैसे आप अगस्त में हो, अब मान लो आपने जुलाई में ज्वाइन कर लिया, तो जुलाई में ज्वाइन कर लिया तो आपके 6 महीने आराम से दिसंबर तक हो जाते हैं, तो आपका पहला इंक्रीमेंट जनवरी में लग जाएगा। अब इंक्रीमेंट कैसे लगता है, क्या होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रीमेंट में क्या होता है कि हर साल अपना पेमेंट है जो बढ़ता है। जैसे मान लो आपके 2 साल कंप्लीट हो गए, आप 17,900 पे आपको पहला पेमेंट फुल मिल गया। 17,900 पे आपको पहला पेमेंट फुल मिल गया। इसके बाद में आपके इंक्रीमेंट लगा। वो इंक्रीमेंट आपके जुलाई में लग रहा है या जनवरी में लग रहा है। तो जैसे इंक्रीमेंट लगेगा, इंक्रीमेंट लगते ही आप 17,900 से 18,400 अब आपकी बेसिक मानी जाएगी। फिर अगले साल फिर इंक्रीमेंट लगेगा उसी टाइम पे, सेम डेट पे। फिर वो बेसिक है, फिर 19,000 हो जाएगी, फिर 19,600 हो जाएगी। ऐसे हर साल इंक्रीमेंट लगता रहता है और अपनी बेसिक है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है। ठीक है? इसके बाद में हाथ में सैलरी कितनी है? अब हाथ में सैलरी की बात करें तो हाथ में सैलरी को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट का टॉपिक है, हम इसको बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक एक्सेल खोल रखी है और इस एक्सेल के अनुसार हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। जैसे मान लो प्रोबेशन आपका कंप्लीट हो गया। प्रोबेशन कंप्लीट होते ही आपकी बेसिक है 17,600। आपका जो डीए है वो 60% आपको मिलना है। तो 17,600 का 60% हो गया 10,560। और 17,600 का 10% आपको एचआर मिलेगा अगर ग्रामीण में हो तो ये हो गया 1,760 रुपये। यानी कि आपको बेसिक डी और एचआर तीनों को जोड़ने पर टोटल सैलरी 29,920 रुपये बन गई। ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो अपनी बेसिक टोटल ग्रोस सैलरी होगी कितनी है। इसके बाद में है अपनी, इसमें कटेगा क्या क्या। एक जीपीएफ कटेगा 1,450 रुपये का बेसिक के अनुसार। ठीक है? बेसिक के अनुसार इसकी स्लेब होती है। आरजीएचएस कटेगा 265 रुपये का। ऐसे ही एसआई कटेगी 800 रुपये की। तो टोटल अपने पास 2,515 रुपये हमारे कट गए। तो 29,920 ग्रोस में से 2,515 रुपये की अपनी कटौती हो गई। तो अपने पास इन हैंड सैलरी आ गई 27,405 रुपये। ठीक है? अब हर साल हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, तो डीए जैसे 17,600 का हमने 60% निकाला है, फिर 6 महीने बाद 63% हो जाएगा, तो ये 63% मान करके कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ऐसे सैलरी हर साल अपनी बढ़ती रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो भी सवाल आ रहे होंगे उनका समाधान आपको मिल गया होगा। और फिर भी अगर कोई ऐसी समस्या रहती है या कोई समाधान रहता है सैलरी में पेमेंट से संबंधित, तो आप हमसे इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी इस बारे में पूरी हेल्प करेंगे। साथ में मैं आपको यहाँ पे देखो, ये एक स्लेब है, ये आरजीएचएस की स्लेब है। यहाँ पे आप देख सकते हो 18,000 से जो बेसिक होती है 18,000 तक उनके 265 रुपये कटते हैं। इसके बाद में 440 18,000 से 33,500 तक। इसके बाद में आगे से आगे स्लेब चलती है। सेम इसी तरीके से जैसे ये स्लेब अभी अपन ने चलाई है, इसी तरीके से अपने पास और भी स्लेबें हैं जो चलती रहती हैं। हम लोग और भी स्लेबों के बारे में बात कर सकते हैं, आरजीएचएस, एसआई, जीपीएफ जो भी है। तो वो सारी स्लेबें अपन इस हिसाब से अपने गूगल क्रोम पे अपन डाल के देखेंगे ना, तो सब कुछ अपने को ईजिली दिख जाए।